ग्रुप में हेलो सर, गुड नाइट सर। गुड इवनिंग। गुड नाइट सर। क्या हाल है? ठीक है सर। सर 12 क्या स्टार्ट हो गया? और अब हो गया। और सब बताओ कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? ठीक है सर। जल्दी जल्दी जुड़िए, आज बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं। सर बोले कि 12 क्या स्टार्ट हो गया? 12 का बेसिक मैथ शुरू हो गया है, समझे? अभी जो है 12th के बेसिक जो कंसेप्ट है, जो 12th में यूज होगा, वो सब पढ़ाया जा रहा है। क्लास ज्वाइन करिए। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़िए। आज याद रखना, पेज नंबर बोल रहे हैं। पेज 300 कितना है भाई? 335। पेज 335। 335 पे चले जाओ और टॉपिक जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखो। एनसीईआरटी से याद रखना, एनसीईआरटी इससे देखना है। और टॉपिक आज का होगा थाइमस ग्लैंड्स। आज का टॉपिक ये है, सभी लोग जुड़ जाइए। चलो सब लोग जुड़ गए, जल्दी जल्दी जुड़िए। बढ़े आगे, बोलो। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं। देखो सबसे पहले थाइमस ग्लैंड के बारे में ओरिजिन जान लेंगे पहले। ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या है तो याद रखेंगे, इट इज इंडोडर्मल। सब लोग इंडोडर्मल इन नेचर। मतलब ये बात याद रखना है कि थाइमस ग्लैंड्स का जो ओरिजिन है, ये समझो। हल्ला हल्ला ना करो, हल्ला ना करो। देखो जो हल्ला ना करो। ये थाइमस ग्लैंड्स जो होता है, ये इंडोडर्मल होता है और ये इंडोडर्म से बना होता है। आवाज म्यूट करो सब लोग। तो थाइमस ग्लैंड्स का जो ओरिजिन है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, वो इंडोडर्मल होता है। मतलब हम आप लोग को बताए हुए थे कि मान लो ये 3 लेयर होते हैं, एक एक्टोडर्म, एक होता है मीसोडर्म और एक इंडोडर्म। तो ये जानना है कि जर्म लेयर से, ये जर्म लेयर है। 3 जर्म लेयर होते हैं हम लोग में। एक जर्म लेयर को हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं और दूसरा को मीसोडर्म बोलते हैं और तीसरा को हम लोग इंडोडर्म बोलते हैं। तो ये याद रखना है
कि थाइमस की जो ओरिजिन हुई है वो इंडोडर्म से हुई है, मतलब ये इंडोडर्मल इन नेचर होता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसको मेंशन कर लेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ नहीं। दूसरा पॉइंट देखो, थाइमस ग्लैंड्स जो होता है ना, थाइमस ग्लैंड्स ये रिलीज करता है एक हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन, और इस पेप्टाइड हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन, ये बात याद रखना कि थाइमस ग्लैंड्स के द्वारा एक हार्मोन रिलीज की जाती है और उस हार्मोन को हम लोग पेप्टाइड हार्मोन या थाइमोसिन हार्मोन बोलते हैं। और ये बात याद रखना है कि थाइमस ग्लैंड्स जो है प्ले इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा, अगर इम्यून सिस्टम मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यून सिस्टम हम लोग का जो डेवलप होता है उस डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल रहता है थाइमस ग्लैंड्स का। और ये थाइमस ग्लैंड्स क्या करता है, एक रिलीज करता है और ये पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। मतलब ये थाइमोसिन जो है ये थाइमस ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये थाइमोसिन जो है मतलब इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में जरूरत पड़ता है। तो हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि ये जो थाइमोसिन, थाइमोसिन प्ले मेजर रोल, मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम मतलब ये थाइमोसिन जो थाइमस ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया गया है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में। और कैसे, ध्यान देना, मतलब ये देख लो थाइमस ग्लैंड्स है, थाइमस ग्लैंड्स, और ये रिलीज किया थाइमोसिन हार्मोन। अब ये थाइमोसिन क्या करेगा, अब ये थाइमोसिन क्या करेगा देख लो, थाइमोसिन ये डेवलपमेंट करवाता है, डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट। दो लिम्फोसाइट होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ये समझो, मतलब ऐसा समझो ये थाइमस ग्लैंड्स जो रिलीज किया वो थाइमोसिन हार्मोन, ये थाइमोसिन हार्मोन जो है डेवलपमेंट करवाता है किसका, बी लिम्फोसाइट का और टी लिम्फोसाइट का। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मतलब दोनों का डेवलपमेंट कराता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जो टी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होता है, टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन, ओरिजिन जो होता है ये याद रखना बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन जो होता है, उत्पत्ति जिसको बोल रहे हैं, तो ये बोन मैरो होता है। लेकिन ये बात अगर पूछे आपसे कोई कि इसका मैचुरेशन कहाँ होता है, तो ये बात आपको बोलना होगा कि थाइमस ग्लैंड्स में जो है इसका मैचुरेशन होता है। मतलब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के प्रॉपर डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो थाइमोसिन का होता है। और थाइमोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है थाइमस ग्लैंड के द्वारा। और ये टी लिम्फोसाइट के जो ओरिजिन है, और ये ओरिजिन जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। और दूसरी बात, मैचुरेशन जो होता है किसका, टी लिम्फोसाइट का, वो होता है थाइमस ग्लैंड में। सेम उसी तरह देख लो, उसी तरह बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, अभी सारा हम मैकेनिज्म बताएंगे, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ये ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है बोन मैरो में, मतलब जहां पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनते हैं। और मैचुरेशन की बात करें तो इसका मैचुरेशन भी जो है वो बोन मैरो ही होता है। ये बात याद रखेंगे, मतलब समझो
अच्छे से फिर से बता रहे हैं, देख ध्यान दो। हम यहाँ पर ये बताए हैं कि थाइमोसिन इज द मेजर हार्मोन्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। जब भी किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो इसका साफ बात है कि उसका थाइमस ग्लैंड फंक्शनल है, और थाइमस ग्लैंड अगर फंक्शनल होगा तो उसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज की जाती है और इस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। और ये थाइमोसिन जो है ये डेवलपमेंट करवाता है दो तरह के लिम्फोसाइट का, एक बोल रहे हैं बी लिम्फोसाइट, एक को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, अभी सारा बात बता रहे हैं, और एक बनाते हैं टी लिम्फोसाइट। और इसके दोनों के डेवलपमेंट के लिए आप हमेशा जरूरत पड़ता है थाइमोसिन हार्मोन का, और ये थाइमोसिन हार्मोन जो है थाइमस ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। और अगला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि टी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन होता है ये बोन मैरो होता है, लेकिन मैचुरेशन जो है इसका थाइमस ग्लैंड में होता है। सेम उसी तरह बी लिम्फोसाइट का अगर कोई आपसे ओरिजिन पूछे तो ये याद रखना है कि बोन मैरो में होता है, लेकिन जब पूछे मैचुरेशन कहाँ होता है तो ये भी याद रखना बोन मैरो में। इतना तक किसी को क्लियर है तो बोलो हाँ या नहीं। क्लियर है। कोई दिक्कत? आप अपना एनसीईआरटी को सामने में रखेंगे तब ये फायदा होगा। यस सर, रखे। एनसीईआरटी रखोगे बहुत फायदा होगा। मतलब समझो जो बात सब नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ज्यादा होशियारी नहीं करना है। अब नेक्स्ट देख लो। अब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं सर कि दो तरह का इम्यूनिटी होता है, टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होता है हम लोग में। एक देयर आर अच्छे से पढ़ो एकदम, तब ये समझ में आएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दो तरह का इम्यूनिटी होता है। एक हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, और दूसरा होता है ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। मतलब दो तरह का इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है हम लोग में, और ये इम्यूनिटी है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और एक होता है ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। मतलब ये बात आज समझ में आना है और अच्छे से सब समझ में आ जाएगा कि इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी मतलब होता है कि किसी भी बैक्टीरिया और वायरस से जो हमारा बॉडी फाइट करता है उसी प्रॉपर्टी को जो हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब रेसिस्टेंस कितना है आपकी बॉडी की किसी बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, इनसे आपकी बॉडी कितनी लड़ पाती है, तो वही जो है इम्यूनिटी कहलाता है। और इम्यूनिटी हमारे बॉडी में दो तरह का होता है, एक सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जिसको हम लोग अगर इसको ब्रैकेट में हम लोग बोले तो इसको CMIS बोलते हैं, और CMIS मतलब सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और एक होता है ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। और देखो यहां से अच्छे से समझना कि यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम ये जो कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय द टी लिम्फोसाइट। मतलब सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है ये रेगुलेट की जाती है टी लिम्फोसाइट के द्वारा। और हम लोग आज जानेंगे अच्छे से कि टी लिम्फोसाइट का जो अभी हम जस्ट बताए थे कि इसके ओरिजिन, अगर आपसे कोई पूछे, आपसे ओरिजिन आपको बोलना है बोन मैरो, और जब आपसे पूछे मैचुरेशन कहाँ होता है तो आप बोलेंगे थाइमस। मतलब सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की जो कंट्रोल की जाती है और ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। और टी लिम्फोसाइट की जो ओरिजिन होता है ये बोन मैरो होता है, जबकि मैचुरेशन की बात बोले तो ये थाइमस होता है। क्योंकि देख लो कभी कभी क्या है ना कि हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी एनीथिंग हमारे बॉडी में जब प्रवेश करता है तो उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। ये बात याद रखना, जब भी हमारे बॉडी में, ये बात तुम आज समझ में आ जाना चाहिए कि एंटीजन जैसे ही बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एनीथिंग, कोई भी बाहर की प्रोडक्ट, अगर मान लो किसी व्यक्ति का ऑर्गन भी हमारे बॉडी में डाला जाता है तो ये एंटीजन हुआ।
तो जैसे ही हमारे बॉडी में एंटीजन के प्रवेश होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के विरुद्ध एक प्रोटीन केमिकल तैयार करता है टू डिस्ट्रॉय देम, उसको मारने के लिए। एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आवर इम्यून सिस्टम जनरेट द आर्मी ऑफ प्रोटीन, और इस आर्मी ऑफ प्रोटीन को हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं। मतलब ये समझो कि अचानक रात में हम लोग सोए हुए हैं, एकदम 12 बज रहा था रात, हम लोग सब लोग खा पी के एकदम मस्त सोए हुए हैं, कोई चिंता नहीं। अचानक अगर आपके घर में एक चोर की एंट्री हो जाती है और चोर घुस जाता है, तो चोर हमारे लिए क्या हुआ? एंटीजन हुआ, बिकॉज ही इज नॉट पार्ट ऑफ माय फैमिली, ये मेरे फैमिली का पार्ट नहीं है। और वो जब भी चोरी करने जाएगा तो उसके खिलाफ अगर कोई घर के सदस्य अगर जग गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। एक्शन दो तरह के लिया जा सकता है, या तो गोली मार दो, लेकिन कुछ समझदार व्यक्ति होते हैं तो बोलता है गोली नहीं मारो, चलो उसको फंटा उंटा से टांग हाथ तोड़ दो। सेम उसी तरह सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है ये रेगुलेट की जाती है टी लिम्फोसाइट के द्वारा, और टी लिम्फोसाइट की जो ओरिजिन होती है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन जब मैचुरेशन की बात करें तो ये थाइमस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देख लेंगे आज अच्छे से कि टी लिम्फोसाइट एस्टिमुलेट करता है किसको? बी लिम्फोसाइट को, ये याद रखना। मतलब टी लिम्फोसाइट एस्टिमुलेट, उत्तेजित, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे उत्तेजित करना। मतलब समझो कि हर घर में सदस्य जो होते हैं वो बदमाश नहीं होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं तो बोलता है कि देख हम नहीं मार पाएंगे, हमको दया लगता है, एक तो ठंडा में चोर घुस गया है, कपड़ों नहीं पहना है। तो बूढ़े व्यक्ति क्या करते हैं, घर के जो मतलब मारने में एकदम एक्सपर्ट हो उसको जगाता है कि जग जाओ भाई। तो ये टी लिम्फोसाइट जो है जाके उत्तेजित करता है, जगाता है अपने पड़ोसी को, और पड़ोसी कौन है? बी लिम्फोसाइट, उसको उत्तेजित करता है। और ये बी लिम्फोसाइट उत्तेजित होने के बाद जो है ये रिलीज करता है, ये मतलब रिलीज करता है एंटीबॉडीज। तो ये बात याद रखना आज कि टी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडीज डू नॉट प्रोड्यूस, ये बात याद रखना, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। मतलब टी लिम्फोसाइट जो है कभी भी हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता है। मतलब ये टी लिम्फोसाइट क्या किया, जाके उत्तेजित किया किसको? बी लिम्फोसाइट को। और बी लिम्फोसाइट जब उत्तेजित हो जाता है तो ये रिलीज करता है प्रोटीन्स, एंटीबॉडी, और आपको इसका नेचर पता है, इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। बिहार बोर्ड में नीट में 2 बार आया हुआ है कि एंटीबॉडी का नेचर क्या है, तो आप लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये बात आप लोग कल क्लियर हो जाना है कि टी लिम्फोसाइट कभी भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका मतलब हुआ सर कि टी लिम्फोसाइट जो है डू नॉट, टी लिम्फोसाइट देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, खुद स्वयं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता है, बट इट स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन, और इस आर्मी ऑफ प्रोटीन को हम लोग नाम देंगे एंटीबॉडीज। और इसका नेचर आपसे कोई पूछा जाए इसका नेचर क्या होता है तो आप बोलेंगे ये एंटीबॉडीज का नेचर ग्लाइकोप्रोटीनियस केमिकल है। अब ये देख लो एक बार हम बता रहे हैं कि टी लिम्फोसाइट जो है, टी लिम्फोसाइट themselves do not produce एंटीबॉडीज। मतलब ये टी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं, बट it stimulate the B lymphocyte to produce an army of protein called antibodies। मतलब टी लिम्फोसाइट जो है खुद देमसेल्फ मतलब होता है स्वयं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन ये बात याद रखना उत्तेजित करता है किसको? बी लिम्फोसाइट को। और बी लिम्फोसाइट जो है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को।
और देखो यहाँ पे एक और बात समझ लो अच्छे से कि मतलब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि टी लिम्फोसाइट ये जाके स्टिमुलेट किया, इसको स्टिमुलेट किया तो याद रखना है बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस किया, रिलीज किया एंटीबॉडीज को, और ये एंटीबॉडीज क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉयड द एंटीजन। मतलब एंटीजन क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोवा हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना कि टी लिम्फोसाइट ये खुद डू नॉट प्रोड्यूस, ये बात कभी कभी लिख देता है एनसीईआरटी, नहीं करना, दिमाग लगाना, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं, लेकिन उत्तेजित करेगा, उत्तेजित मतलब उकसाना, जोशाना, मतलब ये जोशवाएगा किसको, बी लिम्फोसाइट को, और बी लिम्फोसाइट एकदम जोश में आके जो है रिलीज कर देगा क्या, एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडी जाके जो है ये जाके डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, एंटीजन को। तो एंटीजन मार जाएगा तो हमको इन्फेक्शन जो है नहीं होगा। लेकिन कभी कभी आप एक नोट जरूर याद रखेंगे कि एड्स के व्यक्ति में, जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसमें क्या होता है ना, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, अभी बताएंगे, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, सप्रेसर, किलर, सब बताएंगे, मैकेनिज्म में पूरा पढ़ा देंगे, जो आपको कभी जिंदगी में इम्यूनिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीट तक हम ये नहीं बोले मेडिकल कॉलेज में नहीं, नीट तक आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये एंटीबॉडीज का अगर आपसे नेचर पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, और आपसे पूछे कौन से सेल बनाते हैं तो बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट में अगर पूछे कौन सेल तो याद रखना प्लाज्मा सेल्स। आप भूलना मत कि बी लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक प्लाज्मा सेल, एक मेमोरी सेल। तो याद रखना बी लिम्फोसाइट का ही एक भाई है जिसका नाम है प्लाज्मा सेल, और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएगा, और ये एंटीबॉडी जाके जो है डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, एंटीजन का, और एंटीजन डिस्ट्रॉय होगा तो हम लोग को इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अगर कभी कभी देखते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो इसका इम्यूनिटी जो है वीक हो जाता है, मतलब समझो, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़े तो हम लोग ये जानेंगे इन एड्स पेशेंट्स, ये लगा लो इंपोर्टेंट, इन एड्स पेशेंट, इन एड्स पेशेंट में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ हेल्पर, ये बात भूलना मत, हेल्पर टी लिम्फोसाइट काउंट जो है हेल्पर टी लिम्फोसाइट काउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब जब इसकी काउंट रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, बी लिम्फोसाइट डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। मतलब क्या होता है ना कि एड्स के व्यक्ति में हेल्पर टी लिम्फोसाइट का काउंट बहुत घट जाता है, जिसके वजह से अगर हेल्पर टी लिम्फोसाइट नहीं रहेगा तो बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। तो एंटीबॉडीज अगर नहीं बनाएगा तो बोलो एड्स पेशेंट का इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या वीक हो जाएगा, बोलो। वीक। वीक हो जाएगा ना, बिकॉज अगर हेल्पर टी लिम्फोसाइट काउंट हो जाएगा तो बी लिम्फोसाइट को जो उत्तेजित कर रहा था वो टी लिम्फोसाइट ही कर रहा था, और उसका नंबर अगर बहुत ज्यादा घट जाएगा तो बी लिम्फोसाइट को कोई उत्तेजित करने वाला रहेगा ही नहीं, और बी लिम्फोसाइट को उत्तेजित करने वाला नहीं रहेगा तो उसके वजह से क्या होगा कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज ने बनाएगा, और एंटीबॉडीज ने बनाएगा तो एक समय में व्यक्ति में जो है बहुत सारे इंफेक्शन आ जाते हैं, और जिसके बाद जो है उस व्यक्ति का जो है देहांत हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग आईएमपी लगा लेंगे। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ, एक बात समझना, नीट में ये आपको सिलेबस हम लोग नीट की पढ़ा रहे हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलो। काजल दिक्कत है?
मुस्कान, मुस्कान, अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो आप लोग रिप्लाई करें। सर थोड़ा क्लियर लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे ये थाइमस ग्लैंड्स, ये थाइमस ग्लैंड्स जो है रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन। और ये थाइमोसिन क्या करता है ये समझ लो। ये थाइमोसिन क्या करेगा, ये जाके एस्टिमुलेट करेगा बी लिम्फोसाइट को। मतलब बी लिम्फोसाइट बोले तो आप याद रखेंगे प्लाज्मा सेल। और ये जब थाइमोसिन जो थाइमस ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया गया, और ये थाइमोसिन जो है बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल को उत्तेजित करता है। और ये बी लिम्फोसाइट क्या होता है ना कि ये बी लिम्फोसाइट या बोले तो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ग्लाइकोप्रोटीनियस केमिकल, ग्लाइकोप्रोटीन केमिकल, जिसको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं। और ये भी बात आपको पता है कि नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे एंटीबॉडीज ये डिस्ट्रॉय करेगा एंटीजन को। ये बात याद रखना अच्छे से। मतलब हम लोग ये बात कर रहे थे कि नेक्स्ट पॉइंट में ये पढ़ रहे थे कि थाइमस ग्लैंड्स जो है थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। और ये थाइमोसिन सिर्फ टी लिम्फोसाइट को नहीं, बी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करता है। और बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट हो जाएगा मतलब प्लाज्मा सेल एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्लाज्मा सेल एक्टिवेशन के बाद जो है ग्लाइकोप्रोटीन केमिकल बनाता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन केमिकल को हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं। और एंटीबॉडी जो है एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है। और इसका मतलब हुआ कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होता है, इम्यूनिटी ये कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड बाय द बी लिम्फोसाइट। मतलब अगर एक बात बताओ कि एक क्वेश्चन अब अभी पूछ रहा है थोड़ा देर के बाद देखो पहले समझ लो इस चीज को कि थाइमस ग्लैंड जो है एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है थाइमोसिन। और ये थाइमोसिन जाके बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट किया। और बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल एक्टिवेटेड जब हो जाता है तो ये ग्लाइकोप्रोटीनियस केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं। और ये एंटीबॉडीज जो है एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। इसका मतलब हुआ कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो हम लोग में होता है वो बी लिम्फोसाइट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, जवाब देना अच्छे से। एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ thymus glands will degenerate in our body, then which type of immunity is lacked? ऑप्शन दे रहे हैं सेलुलर, दूसरा ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून
सिस्टम और तीसरा में दे रहे हैं बोथ। बोलो क्या होगा? मेल मेडुला। ऑप्शन ए होगा, ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्या होगा बोलो? मेल मेडुला। ऑप्शन बी सर। और कोई? एक बात बताओ, अगर थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट हो जाएगा तो क्या सर होगा? दोनों आ जाएगा। चलो रुको, तुम लोग उसको, ठीक है? दोनों होगा। आप कैसे नहीं होगा? अब देखो, मान लो ऐसे पढ़ाए थे, बोलना हाँ या नहीं। थाइमस ग्लैंड होता है, ये रिलीज करेगा थाइमोसिन हार्मोन। अब समझो, अपने आप समझोगे। और ये जाके स्टिमुलेट करता है, मतलब ये टी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करेगा और ये जाके बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करेगा। और आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट जो है सेलुलर मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और ये पता है आपको ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। एक बात बताओ, अगर ये किसी व्यक्ति है, मान लो अगर सपोज करो, और इसके अगर थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट हो जाएगा तो क्या होगा कि थाइमोसिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, और थाइमोसिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों के दोनों एक्टिवेट नहीं होंगे, और इसके एक्टिवेशन से दोनों तरह की इम्यूनिटी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा बोलो? क्या जाएगा बोलो आंसर? आंसर इसका बेस्ट आंसर सी जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या नहीं? समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं? यस सर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। ऑप्शन दे दे आपको, बोन मैरो, दूसरा दे दे थाइमस, और तीसरा दे दे बोथ। क्या टिक कर क्या होगे बोलो? थाइमस। बोलो। कौन सा आंसर होगा थाइमस। बोलो? थाइमस। गुड, हाँ आंसर बेस्ट थाइमस होगा सर। ये आंसर करेक्ट, गुड। अब लिखो, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलो तो हाँ या नहीं? नो सर, नहीं है दिक्कत। चलो अब देखो, एक नोट लिखवा रहे हैं, अच्छे से लिखना है इसको। मान लो ये बूढ़ा व्यक्ति है, मान लो इसका थोड़ा आंख चश्मा उसमें लगा दो। ओल्ड एज पर्सन है, सब 75 बरस से, 75 ईयर्स। अब क्या होता है ना कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, एज बढ़ने पे हमारे बॉडी में एक मात्र ग्लैंड होता है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। याद रखना, एजिंग, एजिंग मतलब होता है एज बढ़ने पर। जब एज बढ़ने लगता है उसके बाद क्या होता है ना कि हमारे बॉडी से थाइमस ग्लैंड जो है डीजेनरेट होने लगते हैं, और थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट होने लगेगा तो इसके वजह से क्या होगा कि थाइमोसिन का प्रोडक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा। होगा या नहीं होगा बोलो? अगर किसी, होता क्या है, एजिंग, एजिंग होता है, एजिंग। एजिंग में क्या होता है सुनो, जैसे जैसे एजिंग होगा मतलब एज बढ़ेगा तो
एजिंग होने से क्या होता है ना कि थाइमस ग्लैंड्स जो है, समझना अच्छे से, थाइमस ग्लैंड्स जो होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। ये तो कभी कभी नहीं देखिएगा, बूढ़ा में लोग कहता है सठिया गया है, या ऐसा बात समझो उसका जो है ब्रेन उतना काम नहीं कर रहा होता है, या ऐसा समझो बूढ़े व्यक्ति के लिए अभी कोरोना जो है काल बन गया है। बहुत बूढ़े लोग सब जो होते हैं, ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, और डर डर के रहते हैं, बिकॉज एज बढ़ा है, और एज बढ़ने पर थाइमस ग्लैंड्स का डिजेनरेशन हो चुका है, और थाइमस ग्लैंड्स डिजेनरेशन होने के वजह से जो अमाउंट ऑफ थाइमोसिन बनना चाहिए उतना थाइमोसिन नहीं बन रहा होता है, और इसके कारण क्या होता है कि थाइमोसिन के प्रोडक्शन के डिक्रीजमेंट के कारण जो बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट दोनों जो है अच्छे तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ओल्ड एज के पर्सन में इम्यूनिटी जो होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि एजिंग होने से क्या होता है, एज बढ़ने से क्या होगा, थाइमस ग्लैंड्स डिजेनरेट होगा, अमाउंट ऑफ थाइमोसिन जो है वो घट जाएगा, और इसके घटने से जो है पर्सन का इम्यूनिटी वीक हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए आपको एक हार्मोन चाहिए, और वो हार्मोन क्या है, थाइमोसिन है। और एज बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि थाइमस ग्लैंड का डिजेनरेशन हो चुका है, और डिजेनरेशन होने के कारण जो अमाउंट ऑफ थाइमोसिन का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो चुका है, और अमाउंट ऑफ थाइमोसिन का प्रोडक्शन डिक्रीजमेंट होने के कारण जो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। ये बात समझ में आया या नहीं आया, बोलो हाँ या नहीं। यस सर, आ गया। पूरे आ गया। आ गया। आ गया सर, समझ में। तो समझो, ये सारी बात जो है हम लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। फीस कहाँ से लाना होगा, कहाँ से लाना होगा, रुक जाओ थोड़ा। हो रहा है नहीं, 11 नंबर है। कौन सा पीस वाला जूता सो पिक्चर नहीं पिक्चर नहीं, यही होगा, ये होगा। बेटा आगे रुक जाओ, एक मिनट रुको, थोड़ा फिगर को लाने दो तो अब जाके तुम लोग को मैकेनिज्म समझ में आएगा अच्छे से। हाँ ठीक है, गुड। अब देखो, अब यही बताने जा रहे हैं कि आखिर हमारे बॉडी में इम्यूनिटी कैसे कमजोर और तगड़ा होता है, ये बात समझ लो। देखो होता क्या है, देख लो अभी अच्छे समझना। आज बैक्टीरिया को चाहे एंटीजन हो चाहे वायरस हो, आज मारने का जुगाड़ बताते हैं। हमारे बॉडी में देखो कैसे होता है, अभी जस्ट पढ़ाए थे आप लोग को। रुको हम थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, वाला ले लेते हैं। देखो अभी जस्ट बताए हैं कि थाइमस ग्लैंड्स बताए हैं ना, थाइमस, और थाइमस ग्लैंड्स में ये समझो 4 तरह के टी लिम्फोसाइट होते हैं, और 4 तरह में सबसे पहला है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, एक है कीलर या इसको साइटोटॉक्सिक या सप्रेसर भी बोलते हैं, और बेबोरी। मतलब ये समझ लो कि टी सेल जिसको हम लोग टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, और ये देखो ये 4 तरह के होते हैं, ये याद रखना, हेल्पर, कीलर, साइटोटॉक्सिक, सप्रेसर और बेबोरी। ऐसा समझो कि मतलब टी लिम्फोसाइट के 4 लड़के हैं, और 4 लड़के में सबसे शांत स्वभाव बोलो, सबसे शांत स्वभाव के हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, और सबसे बदमाश खूंखार देखेगा वो खूंखार कौन है, कीलर, नाम से ही पता चल रहा है वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, साइटोटॉक्सिक है। और एक मतलब समझो सबसे शांत हेल्पर और सबसे बदमाश कीलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और इन दोनों को समझाने वाला है एक मझला भाई, इसका नाम क्या है बोलो, सप्रेसर। और एक भाई जो है ये कहता है कि चलो मेरे घर पर जो है वो हम मारेंगे पीटेंगे, लेकिन हम याद करके रखेंगे कि अगला बार हमको मारने कौन आया था। ये मेमोरी हुआ, मतलब समझो टी लिम्फोसाइट के 4 लड़के में सबसे शांत स्वभाव के हेल्पर टी लिम्फोसाइट,
सबसे बदमाश, खूंखार, किलर, साइटोटॉक्सिक। और इसके बाद क्या है, सप्रेसर है। उसके बाद क्या है, मेमोरी है। अब क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से, ये 4 तरह के टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। और ये बात आज क्लियर हो जाना कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट ही जो है दोनों को उत्तेजित करता है। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है किताब। 1 मिनट मेरा आंखों का, देखो यहाँ, हाँ यहाँ देखो, हाँ ठीक है। और एक यहाँ देखो, हाँ मतलब बी लिम्फोसाइट को भी, बी लिम्फोसाइट को भी जो है, बी लिम्फोसाइट को भी जो है उत्तेजित कर रहा है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। बिकॉज हेल्पर टी लिम्फोसाइट एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लोग साइटोकाइंस या लिम्फोकाइंस बोलते हैं। ये केमिकल याद रखना। मतलब देखो यहाँ पे हम लोग बात करने चाह रहे हैं, हम इसको थोड़ा बढ़ाइए लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। देखो हाँ, मतलब ये समझो कि टी लिम्फोसाइट जो है 4 तरह के हैं। एक हेल्पर है, किलर है, सप्रेसर है और मेमोरी है। मतलब हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, देखो ये मतलब कर रहा है क्या, समझो। हम इसको मैकेनिज्म में बता देते हैं ताकि तुम लोग को और समझ में अच्छा से आ जाए, नहीं तो ऐसे में दिक्कत होगा, तुम लोग को समझ में उतना नहीं आएगा। चलो हेल्पर टी लिम्फोसाइट करता क्या है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट ये करता क्या है, सो समझो। ये दोनों को जाके उत्तेजित करता है। ये सबसे पहले एक समझो, ये केमिकल रिलीज करता है। और केमिकल को हम लोग लिम्फोकाइन बोलते हैं, लिम्फोकाइन या इंटरल्यूकिन भी बोलते हैं, इंटरल्यूकिन। ये दोनों केमिकल याद रखना। और ये जाके करता क्या है ना, हेल्पर टी लिम्फोसाइट जाके सबसे पहले ये जाके बी लिम्फोसाइट को भी एस्टिमुलेट करेगा, ऐसा समझो। ये एस्टिमुलेट इसको करेगा और बी लिम्फोसाइट एस्टिमुलेट हो जाएगा तो जो बनाएगा, क्या बनाएगा बोलो, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज किसको मारेगा बोलो, एंटीजन। मतलब हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है ये एक केमिकल रिलीज किया और ये मैसेज भेजा, किसको भेजा मैसेज, बी लिम्फोसाइट को। देखो भाई घर में हमला हो गया है तो सब लोग भाई मिलके मारोगे तभी होगा। तो मतलब इम्यूनिटी के लिए 2 ही जिम्मेवार हैं, ऐसा समझो ना। एक समझो थाना दरोगा समझो और एक समझो मतलब डीएम साहब। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट समझो डीएम साहब, वो मार, वो जाके सबसे पहले थानेदार को फोन करेगा कि देख भाई सबसे पहले देखो कि मामला क्या हुआ है। तो थानेदार साहब जाएगा तो देखेगा कि बॉडी में जो है कोई जो बाहर की जो है फॉरेन पार्टिकल्स इंटर कर गया है। तो वो जाके बी लिम्फोसाइट को जाके उकसाएगा, क्योंकि बी लिम्फोसाइट तो सोया हुआ है। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट जैसे पहुंच करेगा बी लिम्फोसाइट को तो जग जाएगा, और जगने के बाद जो है वो एंटीबॉडीज, मतलब अपने भाषा में समझो रिवॉल्वर। जब भी दरोगा डीएम साहब का दरोगा के पास फोन आता है तो दरोगा साहब सबसे पहले वो अपने राइफल को भी जल्द से जल्द लेता है, उसके बाद ड्रेस पहनता है और राइफल में गोली भर लिया, और ये गोली क्या है, एंटीबॉडीज। और ये जाके फायरिंग करेगा और फायरिंग करने के बाद एंटीजन को मार देगा। तो ये काम करेगा। और दूसरा बात क्या है ना, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कभी मारपीट नहीं करता है, ये बात याद रखना। लेकिन झगड़ा लगाने वाला, उकसाने वाला बड़े मस्त मजा लेता है। बी लिम्फोसाइट को जाके जगा दिया और बी लिम्फोसाइट को जगाने के बाद जो है ये जाके बी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट हो गया तो ये जाके एंटीबॉडीज बनाया, और ये एंटीबॉडीज जो है जाके डिस्ट्रॉय कर दिया। किसको डिस्ट्रॉय करा, एंटीजन को। लेकिन ये भी याद क्लियर याद रखना, ये जाके किलर टी लिम्फोसाइट, या इसको हम लोग साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दोनों नाम याद रखेंगे। इन दाके डीएम साहब, इसको हम लोग अपना भाषा में लिख लो, डीएम साहब को भूल जाओगे, डीएम साहब, साहब, हाँ डीएम साहब है। और ये समझो ये किलर टी लिम्फोसाइट जो एसपी साहब है, और ये दरोगा, लिख ही देते हैं तुम लोग, ये सब लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, ये दरोगा साहब है और ये भाई मेरे एसपी साहब है। तो और आप भी जानते हैं कि एसपी साहब थोड़ा बदमाश होता है, ठीक है। वो ना इस न बीस कुछ नहीं देखता है, सीधे जाके जो है बोलता है कि ऐसा करो, उसका न हो सब खींच लो।
उसका पूरा पाँव का नौ सबका खींच खाच लो और मार लाठी से जो है उसको जो है मार कर दो। तो ये करेगा क्या, बी लिम्फोसाइट जाके एंटीबॉडीज बनाया और ये एंटीबॉडी जाके एंटीजन को मारा। लेकिन बट ये लिम्फोकाइंस जो रिलीज किया जा रहा है हेल्पर टी लिम्फोसाइट के द्वारा, और ये किलर टी लिम्फोसाइट को उत्तेजित करेगा और इससे एक केमिकल बनेगा, जिससे इस केमिकल का नाम हम लोग परफोरिन देंगे। परफोरिन केमिकल बनाएगा। और ये मान लो परफोरिन क्या करेगा, ये पंचर कर देता है, याद रखना, पंचर द सीएम। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सेल मेम्ब्रेन। मतलब किसी भी पैथोजन का सेल मेम्ब्रेन को पंचर करने के लिए जो परफोरिन केमिकल रिलीज किया जाएगा, और ये परफोरिन केमिकल किलर टी लिम्फोसाइट या साइटोटॉक्सिक टी सेल के द्वारा रिलीज होगा, और ये परफोरिन जो है जाके पंचर कर देगा किसको, सेल मेम्ब्रेन को। और ये दोनों काम जो है ये किया जाता है किसके द्वारा, देखो ये दोनों काम किसके द्वारा किया जा रहा है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट का। तो हम अभी अब जस्ट बताए थे कि मतलब कोई बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ जब हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो दो तरह का आक्रमण होता है। पहला बी लिम्फोसाइट जो है रिवॉल्वर से गोली दागता है, अगर फिर भी नहीं मरता है तो किलर टी लिम्फोसाइट को जगाया जाता है, और किलर टी लिम्फोसाइट या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जग जाने के बाद वो एक केमिकल रिलीज करेगा, परफोरिन केमिकल। और ये परफोरिन केमिकल क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को पंचर कर देगा, और सेल मेम्ब्रेन का पंचर होने से क्या होगा, इसके अंदर जो भी फ्लूइड्स है वो सारे बाहर आ जाएंगे, उसके ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, और ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब होने के कारण जो है उस पैथोजन का जो है डेथ हो जाएगा। क्लियर है ये बात, कितनों को समझ में आया या नहीं आया, आप रिप्लाई करिए। सर परफोरिन केमिकल कहाँ पे बनता है? हाँ, परफोरिन केमिकल इट इज अ पॉइजनस केमिकल। मतलब परफोरिन केमिकल का काम ही होता है कि सेल मेम्ब्रेन को पंचर कर देना, मतलब समझो सेल मेम्ब्रेन को ब्रस्ट कर देना। और सेल मेम्ब्रेन जब ब्रस्ट हो जाता है तो जो भी उसके अंदर फ्लूइड्स होंगे जो पैथोजन को ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखेगा, वो फ्लूइड सारे लीक आउट हो जाएगा, और लीक आउट होने के कारण उसके ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब प्रेशर ही नहीं बनेगा। ऐसा समझो हमारे बॉडी में ब्लड जो है अपने आप नहीं बढ़ता, प्रेशर जनरेट होता है, तो उस प्रेशर के लिए फ्लूइड है ना ब्लड। सेम उसी तरह अगर किसी पैथोजन का सेल मेम्ब्रेन का पंचर हो जाने के कारण क्या होगा कि उसके जो भी एसेंशियल फ्लूइड्स है वो लीक आउट हो जाएगा उस मेम्ब्रेन के थ्रू, और उस मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लूइड लीक आउट होने के कारण उसके ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, और ऑस्मोटिक बैलेंस के डिस्टर्बेंस उस पैथोजन का डेथ हो जाता है। तो इसीलिए एड्स व्यक्ति में हेल्पर टी लिम्फोसाइट घटने से देखो क्या क्या घटना हो सकता है, इम्यूनिटी कितना वीक पड़ जाता है। शायद समझ में आ गया होगा आप लोग, बोलिए समझ में आया या नहीं आया? जी सर। यस सर, आ गया समझ में। एकदम क्लियर है अच्छे से? यस सर। अभी देखो हम बता रहे हैं, फिर फिगर में जाके बताते हैं अपने आप। तुम लोग को तो थोड़ा क्या है ना कि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक तुम्हें लोग को समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे हेल्पर टी लिम्फोसाइट किसको स्टिमुलेट किया, बी सेल को किया, और बी सेल अभी जस्ट बोले हैं कि एक मेमोरी है एक प्लाज्मा सेल्स है, तो बी सेल जाके प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट करेगा, तो ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। और ये बात याद रखना कि एंटीबॉडीज हमेशा याद रखना प्लाज्मा सेल्स के द्वारा ही बनेगा। और जब तक एस्टिमुलेट कौन करेगा, ये बात रखना, एस्टिमुलेट, ये एस्टिमुलेट किया जाएगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। और हमारे बॉडी में 5 तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, एक आईजीजी, एक होता है आईजीए, एक होता है आईजीएम, आईजीडी और आईजी। ये सभी मिलके जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए एंटीबॉडी चाहिए, और ये एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा सेल से बनेगा, और ये प्लाज्मा सेल्स जो है स्टिमुलेट हेल्पर टी सेल से किया जाएगा। कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि खिरसा समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाय भैंस अगर बच्चा देता है तो उस वक्त जो है गाय और भैंस के द्वारा जो उसके ब्रेस्ट से मिल्क को रिलीज किया जाता है, तो मिल्क एलोइस कलर का होता है थोड़ा, तो और उस मिल्क को हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोलोस्ट्रम। मतलब शुरुआती समझो ना 1 to 4 डेज, 1 to 4 डेज जो मिल्क रिलीज होते हैं वो आफ्टर लैक्टेशन के दौरान, जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तो 1 to 4 डेज जो है ब्रेस्ट से द्वारा जो है वो भी एलोइस कलर के मिल्क रिलीज होंगे, और उस एलोइस कलर के मिल्क को हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इसीलिए देखिएगा कि जब कोई लेडी अगर बच्चे देती है तो उसको जो है डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है कि आप बच्चे को माँ का दूध पिलाइए, बिकॉज माँ के दूध इसलिए पिलाने के लिए बोला जाता है क्योंकि माँ के मिल्क में
ज्यादा अमाउंट में IgA एंटीबॉडीज होता है। और ये IgA एंटीबॉडीज क्या करता है, ये बात याद रखना, सुन लो अच्छे से। हम लोग एक बात और क्लियर ही बता ही देते हैं, काहे ला क्लियर नहीं रहेगा। चलो, एक होता है कोलोस्ट्रम, ये समझना। कोलोस्ट्रम मतलब होता है, अपने भाषा में समझो अगर, हिरसा जिसको बोलते हैं। और ये इस कोलोस्ट्रम में क्या होता है ना, एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडीज। और इस एंटीबॉडीज में होता है IgA। और ये IgA क्या करता है, मतलब प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द चाइल्ड, पैसिव इम्यूनिटी देता है, ये याद रखना अच्छे से। देखो होता क्या है ना कि देखो कि शुरुआती के 2 3 4 दिन समझो, जब भी माँ के ब्रेस्ट से हो, चाहे वो गाय भैंस के ब्रेस्ट से हो, वो एलोइस कलर के मिल्क रिलीज होते हैं। और उस एलोइस कलर के मिल्क को हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और कोलोस्ट्रम में जो है पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज IgA होता है। और ये IgA क्या करता है कि जब डॉक्टर्स, जब नर्स लोग जो है, आपको जब बच्चे होता है किसी फीमेल्स को, तो उसको अक्सर एडवाइस किया जाता है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा से ज्यादा करवाइए। बिकॉज ज्यादा से ज्यादा इसलिए करवाइए क्योंकि कोलोस्ट्रम ज्यादा जाएगा और कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज होगा। और ये IgA करता क्या है कि मतलब बच्चे के पूरे, मतलब माउथ टू नेक रीजन, ये सारे में एक लेयर बना देते हैं, ताकि कोई तरह का पैथोजेन अगर उस एरिया से प्रवेश करेगा तो वो पैथोजेन का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कोलोस्ट्रम हमेशा याद रखेंगे एंटीबॉडीज IgA बनाता है। और ये पैसिव इम्यूनिटी देता है। पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। ये बात याद रखना अच्छे से। शायद हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये करीब एम्स में कई बार आया हुआ है। बोलो हाँ या नहीं, समझ में आया, बोलो हाँ या नहीं। यस सर, आ गया। अब देखो फिर से हम बैक पेज पे जा रहे हैं। तो एंटीबॉडीज जब किसी को देखिएगा, हम सारे चीज पढ़ेंगे कल, इससे हम पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको इम्यूनिटी में थोड़ा बोरा नॉलेज हो, हम चाहते हैं एडवांस नॉलेज हो। और ताकि कहीं भी आपको कोई कुछ पूछे तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज will generated by the plasma cells or the activated by the helper T lymphocyte. Helper T lymphocyte activate the B cells and B cells divides करेगा, और B सेल डिवाइड करके मेमोरी सेल बनाएगा और प्लाज्मा सेल बनाएगा। और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएगा। और एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में 5 तरह का होता है, 5 क्लासेस होता है एंटीबॉडीज का। और 5 क्लासेस होता है इसमें IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। जब किसी को देखिएगा एलर्जी ज्यादा हो जाता है, तो एलर्जी के दौरान याद रखिएगा कि IgE एंटीबॉडी बनता है। तो 2 बात आपको आज सिखाए हैं, कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडीज होता है, जबकि एलर्जी हो जाने के बाद किसी को, जैसे मान लो यहाँ से कोई दूसरे एरिया में जाता है तो अचानक सर्दी, छींक आना, नाक का रेडनेस होना, आंख से पानी आ जाना, और कुछ देर के बाद वो फिर दूसरे एरिया में चला जाता है तो खत्म हो जाता है। तो दैट्स इज एलर्जी। और एलर्जी के दौरान जो है IgE एंटीबॉडीज बनेगा। और ये IgE जो है, अभी हम लोग को क्लियर कर देते हैं अच्छे से, ये IgE एंटीबॉडीज बनेगा। और ये IgE एंटीबॉडीज जो है उसके रिसेप्टर लगे होते हैं बास्ट सेल पर और बेसोफिल सेल पर। तो IgE एंटीबॉडी जैसे ही बास्ट सेल या बेसोफिल सेल से बाइंड करेगा तो ये बास्ट सेल और बेसोफिल का रप्चरिंग होता है। और रप्चरिंग होने के कारण जो है इसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। हिस्टामिन के रिलीज होने से क्या होता है, वैसोडाइलेटर है, इसको मतलब डायलेट करता है आर्टरी को, फ्लूइड लीक आउट हो जाता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड लीक आउट होने से जो है ब्लड प्रेशर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है और उसमें पर्सन को जान भी जा सकता है। तो कल इसके बारे में देखेंगे अच्छे से। हम लोग कंटिन्यू कल यहाँ से करेंगे, आप लोग पढ़ के आएंगे यहाँ से। कल हम लोग नेक्स्ट गोल हमारा रहेगा कल, यही रहेगा। इसको हम लोग कल क्लियर करके अच्छे से इम्यूनिटी के बारे में सारे चीज खत्म कर ले, फिर हम लोग जो है एडिनल ग्लैंड्स और नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। शायद ये चीज समझ में आया या नहीं आया, देख लो। अब एक बार तुम लोग को एक और पॉइंट बता ही देते हैं कि एलर्जी के दौरान क्या होता है, एलर्जी के दौरान एंटीबॉडीज IgE प्रोड्यूस होता है। ये बात याद रखना कि एलर्जी के दौरान IgE एंटीबॉडीज होता है। और ये IgE एंटीबॉडी जो है जाके बाइंड्स कर जाता है, 2 सेल से बाइंड करेगा। इसके रिसेप्टर होता है मास्ट सेल्स पर और एक सेल्स होता है बेसोफिल सेल्स। और मास्ट सेल से जैसे ही IgE एंटीबॉडीज बाइंड करेगा और जितने बाइंड करेगा तो दोनों का रप्चरिंग हो जाता है। ये बात याद रखना, रप्चरिंग होता है
और रप्चरिंग होने के बाद यहाँ से भी केमिकल रिलीज होगा हिस्टामिन, यहाँ से रिलीज होगा सेरोटोनिन, और यहाँ से भी रिलीज होगा 3 तरह का केमिकल, एक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, टोनिन और एक हेपेरिन। आप लोग को बताए हुए हैं कि एलर्जी के दौरान एंटीबॉडीज आईजी प्रोड्यूस होता है और आईजी बाइंड्स करता है, बाइंड कर जाएगा किसके साथ, मास्ट सेल से और बेसोफिल सेल से, और मास्ट सेल जैसे बाइंड करेगा तो इससे केमिकल रिलीज होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। और हिस्टामिन को हम लोग वैसोडाइलेटर बोलते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर बोलते हैं, और हेपेरिन को एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। तो कल हम लोग इससे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, और शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो आप बोलिए। नहीं सर, हो गया। देखो, ये जितनी बात हम पढ़ा रहे हो आपको एनसीईआरटी में बहुत कम में दिया हुआ है, बहुत कम में, और हम एडवांस स्टडी देखो बताते हैं अभी सर इसके बाद क्लियर कर। यहाँ हिस्टामिन के नीचे सेरोटोनिन के बाद कौन सा है? हेपेरिन है, हेपेरिन। सुनो, हम एक बात बता देते हैं तुम लोग को। देखो थोड़ा क्या है ना कि जो मेरा ऑनलाइन क्लास का रहेगा, ऑनलाइन क्लास 11th चलेगा, पूरा चलेगा, और ये चलेगा नीट 2023 तक चलेगा, सिर्फ 11th ऑनलाइन। सिंपल समझो, और इसमें हम लोग टोटली एनसीईआरटी और प्लस एलएन मॉड्यूल भी फॉलो करेंगे, एलएन मॉड्यूल फॉलो करेंगे। और इसकी टाइमिंग के लेके थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, बिकॉज अभी ऑफलाइन क्लासेस और कुछ वगैरह काम वगैरह सब भी रहता है, सीट वगैरह बनाने रहते हैं, तो इस सब के लिए बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग 10 बजे रख देते तो बेहतर रहता, क्योंकि बिकॉज गर्मी भी आ गया है, और अगर सवेरे रखेंगे तो आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। सवेरे रखने से क्या होगा, अगर 7 बजे रखेंगे तो आपकी होमवर्क नहीं हो पाएगा अच्छे से, 8 बजे भी सही नहीं है, 9 बजे भी सही नहीं है। खाना वाना खा के अगर आप 10 बजे 1 घंटा बैठेंगे तो आराम से 10 बजे आप पढ़ सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि 10 से 11 रख दे। तो क्या आप लोग का 10 PM रख देते, 10 PM टू 11 PM ये हमेशा रखते। क्या विचार आप लोग का, क्या चेंज किया जाए? थोड़ा क्या है ना यस कि सर, शाम में हम थके रहते और क्लास भी लेना रहता है, और ऑनलाइन जब हमको पढ़ाना ही है मान लो 23 तक के नीट के लिए, तो हम लोग चाहेंगे कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे ढंग से हो जाए, कोई टॉपिक ऐसा ना हो जो आपको क्लियर नहीं हो। तो बोलो 10 PM चलेगा टाइम? यस सर। क्योंकि देखो हम ये चाहते हैं कि मान लो अगर कोई भी 7 बजे 8 बजे 9 बजे ये सब पढ़ने का टाइम है, तो उसमें अगर हम डिस्टर्ब करेंगे किसी को तो अच्छा नहीं है, तो पढ़ने से डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। इसलिए लास्ट में रहेगा ऑनलाइन क्लास 10 PM, आप आराम से पढ़िए और जाकर सो जाइए, और कोई यस दिक्कत की सर। बात नहीं होगी। फिर भी अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप हमें अपने पर्सनल मोबाइल से भी डाउट पूछ सकते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस में भी डाउट पूछ सकते हैं। तो शायद यहाँ तक क्लियर है, बोलो हाँ या नहीं। यस सर। कोई दिक्कत? हाँ, नो सर। फुल्ली एलएन पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहो एलएन मुझे, बिकॉज एलएन में थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा है, क्लियरिटी ज्यादा है, मतलब आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और अगर आप देखो, हम ये नहीं बोल रहे उतना ज्यादा बाहर जाना चाहिए, इतना जाना जरूरी है, क्योंकि अगर उतना आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि आपको पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज की जानकारी नहीं रहेगी, आप हर चीज में आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जो है 10 से 11 टाइम सही रहेगा, और बात करेंगे 10 से 11 बिल्कुल अच्छा रहेगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो क्या आप लोग का इरादा है, बोलो। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और मिलो कल ऑफलाइन में।